नमस्कार दोस्तों, पहला सवाल है आज का। देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ का लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। पहला सवाल है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। नामीबिया में है नामीब मरुस्थल। भारत में एक थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे जन घनत्व जो है वह 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि हर 1 किलोमीटर पे 83 व्यक्ति यहाँ पे रहता है। ये सवाल पूछा गया है यूपी पुलिस में। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है ईसाई धर्म का। इनका लिंगानुपात है 1006, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1006 है। हिंदू का लिंगानुपात है 931, मुस्लिम का लिंगानुपात है 936 और जैन धर्म का लिंगानुपात है 940। ठीक है, 940। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात सिख धर्म का है। सिख धर्म का लिंगानुपात 893 है। याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? नाता प्रथा में क्या होता है कि अगर किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष से हुआ है तो वह स्त्री अपने पति के साथ न रह करके किसी और व्यक्ति के साथ रहती है, उसे ही नाता प्रथा कहते हैं। और इस नाता प्रथा का जो प्रचलन है वह सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब मीना जनजाति में ही इस प्रथा का प्रचलन है। ठीक है ना, यह राजस्थान की जनजाति है मीना। टोडा जनजाति, इसमें बहुपति प्रथा का प्रचलन है, यानी कि एक जो लड़की है वह उसका कई पति होता है, यानी कि 3 या 4 पति उसका होता है, तो बहुपति प्रथा का प्रचलन टोडा जनजाति में है। नागा जो ये नागा जनजाति है यह नागालैंड में है। और भोटिया जनजाति, यह भोटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम में भोटिया जनजाति। चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है? देखिए, हवा जो है वायु, यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। ठीक है, तो चक्रवात जब आता है तो उसके केंद्र में दाब निम्न होता है और बाहर उच्च होता है। तो आपका ऑप्शन ए, केंद्र में निम्न दाब। भोर घाट जो दर्रा है वह कहाँ है? भोर घाट दर्रा कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ये दर्रा आपका महाराष्ट्र में है, भोर घाट और पाल घाट, ये दोनों दर्रा महाराष्ट्र में है। ये जो भोर घाट दर्रा है यह मुंबई को जोड़ता है पुणे से, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो असत्य है? परियोजना और उसे संबंधित राज्य को मिलाना है। जैसे कि टिहरी परियोजना उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो टिहरी परियोजना है ये किस नदी पे है? तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है टिहरी बांध परियोजना। ये जो रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है ब्यास नदी पे। किस नदी पे है? ब्यास नदी पे मंडी परियोजना। लेकिन ये जो गांधी सागर परियोजना है यह राजस्थान में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे है गांधी सागर, तो यही असत्य है। तमिलनाडु में सर्वकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और ये जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर हिमालय से टकरा करके वापस लौटता है तो यही दक्षिण पश्चिमी मानसून को जब लौटता है तो हम उसे लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और इसी उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है नवंबर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर में। तो इसे ही करते हैं हम लोग शरतकालीन वर्षा, जो नवंबर में होती है वो होता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। जैसे कि देखिए, ये भारत का ऐसे मान लीजिए दक्षिणी तट है, इधर हिंद महासागर से उत्तर पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठता है और ऐसे भारत में सभी राज्यों में वर्षा कराते हुए ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ इसे मिल जाता है हिमालय पर्वत। यह हिमालय पर्वत से ऐसे टकरा करके वापस इधर लौटता है और वापस लौटते टाइम पे यह तमिलनाडु में वर्षा करवाता है। इसे ही दक्षिणी पश्चिम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इसी के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो बाघ अभयारण्य है वो महाराष्ट्र में नहीं है? यह दांदेली अंशी महाराष्ट्र में नहीं है, यह आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में है दांदेली अंशी बाघ अभयारण्य। भारतीय राज्यों सर्वाधिक सस्य गहनता किस राज्य के हैं? जो भारत का राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा सस्य गहनता का मतलब क्या होता है?
जैसे कि देखिए ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, इस पर कृषि किया जाता है, ठीक ना। इसमें किसी फसल को लगाया जाता है, तो एक साल में कितना फसल उगा सकते हैं, जैसे कि एक साल में धान, गेहूँ और रबी फसल मसूर, खेसारी, ये सब का भी खेती किया जा सकता है। तो उसे हम लोग कहते हैं शस्य गहनता। एक साल में अगर आप एक ज़मीन में एक फसल उगा रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे शस्य गहनता 1 है। अगर कोई व्यक्ति एक ही साल में एक खेत में 3 फसल उगा ले रहा है तो उसकी शस्य गहनता 3 है। कोई 4 फसल उगा रहा है तो उसकी शस्य गहनता 4 है। उसी तरह सबसे ज़्यादा जो शस्य गहनता है वह पंजाब का है, दूसरा नंबर पे आता है हरियाणा और तीसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल का आता है शस्य गहनता के मामले में। सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? मैंगनीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उड़ीसा है और ये सुंदरगढ़ जो है वह उड़ीसा में ही है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है सतारा, और यह जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई? बिहार में 1904 ईस्वी में किया गया था। आपका ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वह सही है, यानी कि कोई एक विकल्प इसमें से सही होगा, बाकी सब गलत है। जलप्रपात और नदी का मिलान करना है। तो देख लीजिए भाई, जो ककोलत जलप्रपात है वो बराही नदी पे है। बराही नदी पे कहाँ? बिहार में, बिहार में है, नवादा जिला में। ये चचाई परियोजना जो है वो बिहड़ नदी पे है, और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये दोनों तो सही नहीं है। अब बचा दसम। दसम जो है वह कांची नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। और कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में है दसम जलप्रपात कांची नदी पे। डुडुमा घाट प्रभा नदी पे नहीं है, यह है मुचकुंडा नदी पे उड़ीसा में, मुचकुंडा नदी उड़ीसा में है डुडुमा जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो कि ब्रेकवाटर और मोल से घिरा है? गोवा का मोरमुगांव पतन, ठीक है ना, यही ऑप्शन डी। ओडिशा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, यह ओडिशा का है। आप तो ऑप्शन से ही मार सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य की टोटल संख्या 8 है, ठीक ना। 8 का आप याद रखिएगा। जैसे कि भारतनाट्यम, मैं बता देता हूँ, भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का है। कथक जो है वह कथक उत्तर प्रदेश का है, लेकिन राज्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो यह यूपी का है, उत्तर प्रदेश। और फिर आ गया मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का है, केरल का है मोहिनी अट्टम। और फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और कथकली केरल का है, कथकली केरल का है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी मल्ल गणराज्य में, मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और कुशीनगर याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी डायरेक्ट एक कुशीनगर ही दे देता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और कौशल में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, सर्वाधिक उपदेश दिया था कौशल में। निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? देखिए, बिहार से संबंधित नहीं है। प्रयागराज का नाम आपने सुना होगा, या यूपी में है। ये अभिलेख यूपी से संबंधित है, बिहार से नहीं। बाकी जो तीनों है वो बिहार से संबंधित है और बिहार के चंपारण जिला में है, तीनों चंपारण जिला में। पायलों की गीत निम्न में से किसकी रचना है? पायलों की गीत ये शिल्पादिकारम, देखिए शिल्पादिकारम ये जो है एक तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकारम, और इसका मतलब होता है पायलों की गीत। इसका अर्थ होता है पायलों की गीत, जिसकी रचना इलांगे आदिगल के द्वारा किया गया था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार, और जो चांदी का मुद्रा होता था उसे रुपये का कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी घटना, जो कि हुआ था 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को, ठीक है। ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड कहिए, इंग्लैंड फ्रांस के बीच कब हुआ था? 1805 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन के बीच जो युद्ध हुआ था उसे कहते हैं लिपजिग का युद्ध, जो 1813 में हुआ था। लिपजिग का युद्ध, लिपजिग का युद्ध। मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच हुआ था
वाटरलू का युद्ध 1815 में, इसमें नेपोलियन को पराजित होना पड़ा था, यानी पराजित हो गया था और उसे सेंट हेलेना द्वीप पे निष्कासित कर दिया गया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक के द्वारा किया गया? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। सल्तनत काल में दीवान ए इंसा संबंधित था। यह पत्राचार विभाग था दीवान ए इंसा। देखिए तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, चारों याद रखिएगा। दान विभाग क्या था? दान विभाग था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात जिसका जो निर्माण क्या था दीवान ए खैरात का, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। सैन्य विभाग क्या था? सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, ए अ है अर्ज, इसका निर्माण क्या था? बलबन ने। दीवान ए अर्ज का निर्माण बलबन ने। और कृषि विभाग था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही, और दीवान ए कोही का भी निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? ये जो टोडरमल है अकबर से पहले शेर शाह के दरबार में रहा करता था। शेर शाह के दरबार में सवाल बहुत एग्जाम में पूछा गया है। और अकबर ने अपना एक धर्म लाया था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म लाया था। पसीना की वजह से जो हाथ है वो स्क्रीन पे फिसल रहा है, इसके कारण लिखा नहीं रहा है, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म लाया था अकबर, और इसने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किया था 1580 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो ब्रिटिश सेनापति था हेक्टर मुनरो, और ये युद्ध हुआ था कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है, 1764 को। और फिर ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। सूर्यास्त कानून का संबंध था। सूर्यास्त कानून जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 ईस्वी में, कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसमें यह प्रबंध किया गया था कि जो जमींदार थे भारत के, वह लगान वसूल करके सूर्यास्त होने से पहले ही अंग्रेज़ों के पास वो जमा करवाएंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो उनकी ज़मींदारी जो है वो छीन ली जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, ठीक ना। इसका संबंध अस्थाई बंदोबस्त से था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा। एटली ने यह घोषणा किया था कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन मार्च 1946 में नहीं किया था। यह किया था 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया था कि 1948 से पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता दे दिया जाएगा, और फिर 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो वही यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, आप पढ़ लीजिएगा। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? तो इस घोषणा पत्र का संबंध था लॉर्ड इरविन से। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 31 तक, और दीपावली घोषणा पत्र आया था 1929 ईस्वी में। तो देखिए 1929 ईस्वी इसके कार्यकाल के बीच में आया। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था 1931 से लेकर के 1936 तक, ठीक है। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में 1825 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है? इस पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष है, ऑप्शन ए। आप यहाँ पे कुछ और नाम याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वह सोम प्रकाश पत्रिका के लेखक हैं। सोम प्रकाश पत्रिका के लेखक है कौन? विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना गीतांजलि याद रखिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन बाद में भारत का संविधान जो बना वो 1935 के संविधान से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो इसको हमारे जो भारत का संविधान है उसे 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ पे अमेरिका से आप क्या क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हम भारत के लोग यानी प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। ब्रिटेन और कनाडा से भी मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है। लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है? देखिए भारत में टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। एक पूरा मैं यहाँ पे एक मैप बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ये है भारत, ठीक ना।
तो इसमें तो पूरा नहीं बन सकता। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर के बाद पूर्वी और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, और इधर पश्चिमी, इधर दक्षिणी और बीच में मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो ये जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, यह कोई भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता, क्योंकि इसकी उपस्थिति जो है, इसकी स्थिति जो है यानी कि अलग क्षेत्र में है, एक हिंद महासागर में है और एक बंगाल की खाड़ी में है। तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो इसका नियंत्रण स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न सभी हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है? अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन 216 के अंतर्गत होता है। 217 क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। और 222 के अंतर्गत क्या होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय से कलकत्ता में भेज दिया गया, तो ये उच्च न्यायालय की जो ट्रांसफ़र होता है वह 222 अनुच्छेद के तहत होता है और राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो पदाधिकारी है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता? देखिए, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है अनुच्छेद 65 के तहत। भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा अनुच्छेद 70 के तहत। और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ये राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा अनुच्छेद 70 के तहत। लेकिन राज्यपाल किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य नहीं कर सकता है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता हो कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? देखिए, अगर 24 घंटा में वो अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं पुलिस, तो उन्हें अधिकतम 15 दिनों तक कस्टडी में रखकर पूछताछ किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विधि के समान संरक्षण का उद्घोष भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 14 में है। विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता दो चीज़ है। विधि के समान संरक्षण जो है यह अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है और विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। और ये दोनों अनुच्छेद 14 में ही है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से। राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के आई में है, जो कि आता है आपका भाग 9 के अंतर्गत। भाग 9 में आपका आता है पंचायत भी, ठीक है ना। पंचायत भी भाग 9 में आता है। भाग 6 में आता है राज्यों का शासन। भाग 9 में आता है नगर पालिका 9 के क में। भाग 11 में आता है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध भाग 11 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्यीय निकाय है? तो देखिए 5 सदस्यीय निकाय है। एक होता है अध्यक्ष, प्लस में एक होता है उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, तो टोटल 5 हो जाएगा। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव 5 साल पर होता है। अगर नॉर्मली 5 साल पर हो रहा है तो हम लोग उसे कहते हैं आम चुनाव। लेकिन अगर अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसी कारण से भंग करके फिर से चुनाव किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मध्यावधि चुनाव, ठीक ना। मध्यावधि चुनाव कहेंगे। भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया? यह 2006 में अनुमोदित किया गया था। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये इसकी न्यूनतम आयु है 40 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस सब के लिए उम्र है 35 वर्ष। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार आता है राज्य सूची के अंतर्गत। कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है क्रिकेट से। वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? वॉलीबॉल खेला जाता है कोर्ट में, ऑप्शन आपका सी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था शिवरमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान।
भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? सबसे पहला ट्रेजरी बिल 1917 ईस्वी में। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, इन दोनों को घटा दीजिए तो राजस्व घाटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए 50 सवाल कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।